हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास आप लोगों के लिए पॉलिटी की क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास में आपको पॉलिटी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वही प्रश्न यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न की यहाँ पे व्याख्या भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी, तो ये की गई थी 1774 में। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ये बनाए गए थे एलिजा इम्पे को। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग कथन एक यहाँ पे देख सकते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये कथन तो बिल्कुल सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाए। अभी हमने देखा जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे को, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला कथन यहाँ पे सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा केवल पहला यहाँ पे क्या है, सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अथवा किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी। तो बताना है कि किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी, ये पढ़ी थी 1813 का चार्टर एक्ट से भी पढ़ी थी और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1883 से भी पढ़ी थी और प्राच्य विद एवं आंग्ल विद दुआ से भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो, मैंने सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस प्रश्न की यहाँ पे व्याख्या भी यहाँ पे देख लेते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये सभी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तभी हमने देखा जो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था, तो ये क्या था, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा किया था। सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है।
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो बताना कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मार्ले मिंटो सुधार, जो भारत शासन अधिनियम 1909 था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भारत में की गई थी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909। देखो कभी कभी यहाँ पे क्या आएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 आएगा, और इसे ही क्या है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ही इसे भी जाना जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो देखो जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909, इसके द्वारा क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए भी क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो देखो जो 1909 का अधिनियम था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से संबंधित है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की गई थी, तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे क्या है, माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो अभी हमने देखा जो द्विसदनीय विधायिका लाया था, ये लाया था भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का एक्ट था, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1919 के माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। तो देखो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसे क्या मैंने आपको बताते थे, माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1919 के माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं के लिए, बल्कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी, जो सीमित वर्ग की महिलाएं थी, इन्हीं के लिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मताधिकार के यहाँ पे अधिकार यहाँ पे दिया गया था। सभी नहीं, बल्कि केवल यहाँ पे उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी, ठीक है, दलित वर्गों के लिए नहीं, बल्कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी। तो इसलिए यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे क्या गलत हो जाता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ये बिल्कुल कथन सही है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें विधानमंडल में महिलाओं के लिए
आरक्षित स्थानों का प्रावधान क्या था। ये कथन बिल्कुल सही है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा यहाँ पे क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप लोग कथन देख सकते हैं। पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। तो बिल्कुल सही है, जो सिविल सेवा का जो ये किया गया था, अलग परीक्षा का जो प्रावधान किया गया था, ये क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और ये परीक्षा कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी। ये कथन तो बिल्कुल सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से भी क्या था, अधिक था। तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन यहाँ पे क्या सही है, सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1945। वर्ष 1945 का क्या है, सही आंसर है। वर्ष 1945 में भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति की आदेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की जो आदेश निर्गत करने की जो शक्ति है, ये आपकी किस में नीत है, ये आपकी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है। तो ये दी गई है गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सॉरी बी, इसे यहाँ पे बी कर देना, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये क्या गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।